हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीपीएससी ज्ञान केंद्र पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं बीपीएससी स्पेशल का, ठीक है। आप सभी से निवेदन है कि वो दोनों वीडियो जाकर आप सभी देख लें, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चन बताए हैं, समझाए उसमें। और बिहार के प्राचीन कला का इतिहास जो है, इसके मैं 4 पार्ट में वीडियो लेके आऊँगा और इसमें बिहार के प्राचीन काल का जो इतिहास रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होगा, हम क्वेश्चन एक करेंगे लेकिन हमें 5 या 4-5 क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बन जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं पूर्व वैदिक काल से संबंधित प्रश्न, उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न और महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए इस बार 70वीं को मिलकर फोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें, ठीक है। गलत कथन हमें चुनना है। बिहार पाली भाषा के शब्द विहार से बना है, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। बिहार शब्द 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा दिया गया था। बिहार की जानकारी सर्वप्रथम विदेह के रूप में शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। बिहार पाली भाषा के शब्द विहार से बना है, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। जी हाँ, जब बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पे था उस समय बौद्ध मठ को बिहार नहीं विहार के रूप में जाना जाता था। तो ठीक है, बिहार जो शब्द है वो पाली भाषा का शब्द विहार से बना है, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं कि बिहार शब्द किसने दिया था। तो बिहार शब्द जो है 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही। जो विहार था इसको बिहार के रूप में मुस्लिम शासकों ने बोला, ठीक है। अगला कथन है कि बिहार की जानकारी सर्वप्रथम विदेह के रूप में शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। जी हाँ, बिहार की जानकारी सर्वप्रथम विदेह के रूप में शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है, जब आर्य गंगा घाटी में आके बसे, ठीक है। तो पहले मगध साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, पहले विदेह और मिथिला के साहित्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे जुड़ी संबंधित घटनाएं हमें देखने को मिलती है हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी और हमारी साहित्यिक पुस्तकों में भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि सर्वप्रथम विदेह के रूप में शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। तो हमें गलत ढूंढना था, तो उपयुक्त में से तीनों कथन ही सही है, इस कारण से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जिसे मगध पर शासन करने वाले राजवंशों के सही क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला वंश था हर्यक, दूसरा वंश था शिशुनाग, तीसरा वंश था नंद, चौथा था मौर्य और शुंग और कण्व, ठीक है। तो देख लेते हैं हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। हर्यक जो वंश था बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी, शिशुनाग का शिशुनाग ने, नंद का महापद्मनंद ने, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग का पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश के बाद महाजनपद काल खत्म हो जाता है, इसके बाद गुप्त काल शुरू हो जाता है, गुप्त काल का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और बात बता दूं कि हर्यक वंश के पहले 2-3 वंश और रहे हैं, जैसे कि प्रद्योत वंश, बृहद्रथ वंश। तो इन वंशों के बारे में हमें कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, हमें केवल धार्मिक पुस्तकों में ही इन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इस कारण से हम एनसीईआरटी में हर्यक वंश से ही मेंशन किया गया, हर्यक वंश से ही लिया गया है, ठीक है। आई होप कि आप सबने समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस किस साहित्यों में बिंबिसार कालीन मगध साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। बिंबिसार कालीन मगध साम्राज्य के बारे में बात की जा रही है। तो बिंबिसार कालीन मगध साम्राज्य के प्रशासन के बारे में अथर्ववेद में भी चर्चा मिलती है, अंगुत्तर निकाय में भी चर्चा मिलती है और महाभारत में भी चर्चा मिलती है। तो इन तीनों ही पुस्तकों में चर्चा मिलती है कब की, तो बिंबिसार कालीन मगध साम्राज्य की। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। प्राचीन अंग मगध के पूर्व राजमहल पहाड़ियों के बीच में स्थित था, देखेंगे इसको, ठीक है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, बिल्कुल सही। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंगराज का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, बिल्कुल सही। हमारे धार्मिक पुस्तक महाभारत और मत्स्य पुराण में जो अंग महाजनपद था उसका संस्थापक अंग नामक राजकुमार को ही माना गया है, ठीक है। महाभारत में अंग महाजनपद जो है वहीं के राजा कर्ण थे, ठीक है। अगला विकल्प है
कि मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध मिला लिया था? नहीं, बृहद्रथ ने नहीं बल्कि बिंबिसार ने मिलाया था। किसने? बिंबिसार ने। कैसे? तो ब्रह्मदत्त की हत्या कर, ब्रह्मदत्त की हत्या करवा के बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। चलिए, हाँ, इस पहले विकल्प को देख लेते हैं कि प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित था। तो बताते चलो कि ये बिहार है, और बिहार का जो यह क्षेत्र है यह राजमहल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये राजमहल पहाड़ियों जो कि धारवाड़ चट्टान शैली का हिस्सा है। इधर कैमूर की पहाड़ियाँ और ये शिवालिक रेंज है जो कि हिमालय का हिस्सा है, और ये विंध्य पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्राचीन अंग मगध, चूँकि मगध का ये एरिया रहा है पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया वाला इलाका रहा है, तो इसके मगध के पूर्व और राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित था। तो बिल्कुल जो अंग जनपद था वो इसी बीच में स्थित था, मगध और राजमहल पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए जो भागलपुर मुंगेर वाला इलाका है उसी क्षेत्र को अंग महाजनपद का हिस्सा आज के समय में माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और एक और बात बता दूं कि बिहार में 3 महाजनपद थे, एक तो अंग महाजनपद था, दूसरा मगध महाजनपद था, और तीसरा वज्जी संघ जिसको बोलते हैं वो जनपद था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जैसा कि साम्राज्यवाद से शब्द से पता चल पा रहा होगा आप लोगों को कि साम्राज्यवादी विचारधारा पहली बार किस शासक के समय में हुआ, और कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसने इसकी शुरुआत की। तो मैं बताते चलूँ कि जो मगध था उसने इस साम्राज्यवाद नीति की शुरुआत की, और किसने की? तो बिंबिसार ने की। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को मगध में मिलाया और मगध का उदय हुआ। ठीक है, अवंती जो कि आज उज्जैन के आसपास वाला हिस्सा है, वज्जी जो आज वैशाली का हिस्सा है, विदय जो आज के मिथिला के आसपास का हिस्सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, किसने? तो बिंबिसार ने। किस वंश ने? तो हर्यक वंश ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? हमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र के लोगों के लिए वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है संस्कार विहीन। ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र को किकट कहा गया है जिसका मतलब होता है अछूत। सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में हमें अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। विदेह राज्य और कौशल राज्य के बीच में सदानीरा नदी सीमा बनाती थी जिसका वर्तमान में नाम है गंडक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अथर्ववेद मगध क्षेत्र के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है संस्कार विहीन। बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है संस्कार विहीन। ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र को किकट कहा गया है जिसका मतलब अछूत होता है, ये भी सही है। सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में हमें अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। तो मैं बताते चलूं कि जो सी विकल्प है यही गलत है, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में हमें जानकारी नहीं मिलती है, हमें शतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और सदानीरा जो नदी है जो आज वर्तमान समय में जो गंडक नदी है इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम सदानीरा था, और विदेह राज्य और कौशल राज्य के बीच में ये बहती थी। कौशल राज्य जो आज का लुम्बिनी वाला क्षेत्र यानी कि जो श्रावस्ती वाला क्षेत्र है वह कौशल राज्य के अंतर्गत आता था, और विदेह राज्य जो आज मिथिला का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन चुनें। हमें इसमें सत्य कथन चुनना है। ठीक है, विदेह के संस्थापक निमि विदेह थे जबकि मिथिला के संस्थापक मिथिजनक विदेह थे। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण स्थान विदेह था जो बाद में वज्जी संघ का हिस्सा बन गया। वज्जी, मगध और मल ये तीनों महाजनपद बिहार के क्षेत्र में अवस्थित थे। ठीक है, देखते हैं।
विदेह के संस्थापक निमि विदेह थे, बिल्कुल सही। विदेह के जो संस्थापक थे ऐसा माना जाता है, हमारी जो पुस्तकें हैं वो हमें ये बताती है कि जो विदेह के संस्थापक थे वो निमि विदेह थे, और मिथिला के जो संस्थापक थे वो मिथिजनक विदेह थे। ठीक है, ये दोनों कथन ही, दोनों ही सेंटेंस सही है और ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण स्थान विदेह था जो बाद में वज्जी संघ का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण स्थान विदेह था जो कि महाजनपद काल में यह वज्जी महाजनपद का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वज्जी, मगध और मल ये तीनों महाजनपद बिहार के क्षेत्र में अवस्थित है। नहीं, वज्जी और मगध तो बिहार में अवस्थित थे, लेकिन जो मल्ल जनपद है यह आज का कुशीनगर वाला इलाका है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर, गोरखपुर, ठीक है, जो गोरखपुर कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है ना, यह मल्ल जनपद के अंतर्गत आता था। और बिहार में जो 3 महाजनपद थे उसमें एक था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन चुनें। हमें सत्य कथन को बताना है। वज्जी विश्व का पहला गणतंत्र था जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। बिल्कुल सही, वज्जी विश्व का पहला गणतंत्र था जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। वज्जी संघ पर राज्य करने वाले इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल ने वैशाली नगर की स्थापना की। जी हाँ, बिल्कुल की, राजा विशाल ने ही वैशाली नगर की स्थापना की थी, ऐसा हमें साक्ष्यों में मिला है। तीसरा है कि महाजनपद काल में पाटलीग्राम एक बंदरगाह के रूप में जबकि चंपा एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। जी हाँ, महाजनपद काल में जो था वो पाटलीग्राम यानी कि जो आज का पटना है, यह एक मुख्य प्रमुख बंदरगाह, और जो चंपा था जो आज का भागलपुर है, यह एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में सामने आया। तो यह तीनों ही कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उम्मीद और आशा जरूर ये कर सकते हैं कि बीपीएससी इस बार 17वीं में कथन आधारित प्रश्न पूछेगा। हो सकता है कि इस बार संख्या इनकी ज़्यादा हो, इसलिए स्टैटिक पोजीशन पे थोड़ा सा, स्टैटिक पोर्शन पे कम ध्यान देते हुए सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें और कथन आधारित प्रश्नों को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, पिछली बार भी 69th में भी ज़्यादा ही प्रश्न पूछा गया था कथन आधारित। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक कारण मगध के उत्कर्ष का जिम्मेदार नहीं था? यानी कि मगध का उत्कर्ष जब हुआ, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक कारण है जो इसका जिम्मेदार नहीं था? तो देख लेते हैं। पहला विकल्प क्या है? गंगा नदी के कारण सिंचाई, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि होने से कृषि में विकास देखा गया। बिल्कुल, गंगा नदी के कारण सिंचाई संभव हो पाई और गंगा के मैदानी क्षेत्र इतने उपजाऊ थे कि यहाँ पे कृषि का विकास देखा गया। प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे जिस कारण कृषि के लिए औजार और युद्ध के लिए हथियार बनाए गए। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो धारवाड़ चट्टाने हैं जो आज के झारखंड में कुछ हिस्से चले गए, और बिहार में सासाराम, गया, जमुई और बांका में जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे जिससे कि हथियार बनाए गए, और उन हथियारों से कृषि और युद्ध के लिए उन हथियारों से कृषि में एक क्रांति देखी गई और युद्धों को भी जीता गया। साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपनाई गई। तो अगला विकल्प है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जिस कारण धार्मिक विचारधारा में बदलाव देखा गया। बिल्कुल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ जिस कारण से धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन देखा गया। इस समय बहुत ही संप्रदाय सामने आए जिसमें कि हम आजीवक को भी पढ़ते हैं। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिसमें कि काफ़ी सारे संप्रदाय लुप्त हो गए, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अभी भी प्रचलन में है। भागवत धर्म भी उसी समय उस समय ही भागवत धर्म का भी उदय हुआ था। तो तीसरा विकल्प भी सही है। भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, दक्षिण की तरफ पहाड़ जबकि पूर्व की तरफ चंपा नदी, पश्चिम की तरफ सोन नदी और उत्तर की तरफ गंगा नदी थी। ठीक है, भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, दक्षिण की तरफ पहाड़ जबकि पूर्व की तरफ चंपा नदी, पश्चिम की तरफ सोन नदी और उत्तर के तरफ गंगा नदी थी। यह भी कथन जिम्मेदार था। इसमें चारों ही इसके विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई भी विकल्प गलत नहीं है। ठीक है, और ये चारों ही कथन जिम्मेदार थे मगध राज्य के उत्कर्ष में। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन पहचानें। ठीक है, हमें असत्य कथन को पहचानना है। अंग जनपद की प्रथम बार जानकारी अथर्ववेद से मिलती है, बिल्कुल सही। अंग जनपद की नई राजधानी चंपा जबकि पुरानी राजधानी मालिनी थी, बिल्कुल सही। ह्वेनसांग ने चंपा को चेन्नपो कहा है, बिल्कुल सही। अंग को बिंबिसार ने तितिक्ष की हत्या करवाकर मगध में मिला लिया था, तितिक्ष नहीं होगा, तितिक्ष बल्कि अंग महाजनपद के प्रथम राजा थे, ऐसा माना गया है। अंग महाजनपद के प्रथम राजा कौन थे? तो तितिक्ष थे। और किसकी हत्या? तो अंतिम जो राजा थे, यानी कि जो ब्रह्मदत्त जो राजा थे, जो अंतिम राजा थे, उनकी हत्या करवा के बिंबिसार ने मगध में अंग को मिला लिया था। तो चौथा कथन गलत हो जाएगा और हमें असत्य ढूंढना था, तो केवल 4। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन पहचानें। हमें सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, राजगृह शहर का निर्माण बृहद्रथ द्वारा करवाया गया था। मगध की राजधानियों का क्रम राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, पुनः पाटलिपुत्र रहा। जी हाँ, तो पहला ये कथन बिल्कुल गलत है। राजगृह शहर का निर्माण बृहद्रथ ने नहीं बल्कि बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, बिंबिसार ने करवाया था। इसके अलावा मगध की राजधानियों का क्रम राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली और पुनः पाटलिपुत्र। जी हाँ, पहले राजगिरी थी राजधानी, उसके बाद उदय ने पटना अपनी राजधानी लेकर गया। उसके बाद पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग ने राजधानी हस्तांतरित की, फिर उसके बाद वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनी। तो यह क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कथन है कि मगध का सबसे पहले विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अब आपको यह बताना है कि मगध का सबसे पहले विवरण अथर्ववेद मिलता है। तो जी हाँ, मगध का सबसे पहले विवरण अथर्ववेद में ही मिलता है और यह भी कथन सत्य है, केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मगध के बारे में कह रहा हूँ। देखिए, अब कोई पूछता है कि मगध के बारे में प्रश्न हो सकता है विदेह के बारे में, प्रश्न हो सकता है कि अंग के बारे में, प्रश्न ये हो सकता है कि बिहार के प्राकृतिक विस्तार के बारे में। तो ऐसे प्रश्नों पे आप ध्यान देंगे कि जिन जिन पुस्तकों में ये बातें बताई गई है, उन पुस्तकों के इन सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित कथन आधारित प्रश्न आप एक बार कर लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये याद रहे कि राजगिरी जो है, राजगिरी बिंबिसार के समय में राजधानी रही है, अजातशत्रु के समय में राजधानी रही है। उदय ने पाटलिपुत्र हस्तांतरित की राजधानी, फिर पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग लेके गया, फिर वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कालाशोक लेके आया। तो ये आपको 4 उपक्रम याद रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि बज्जी में कुल 8 संघ थे। बिल्कुल, बज्जी में कुल 8 संघ थे। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो मिथिला के विदेह शामिल थे, बिल्कुल सही। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, बिल्कुल सही है। इसी से महावीर स्वामी संबंध रखते थे, महावीर स्वामी, ठीक है। लुम्बिनी के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, जी हाँ बिल्कुल, वैशाली के लिच्छवी संबंध रखते थे। अब लुम्बिनी के शाक्य पे आ जाते हैं। लुम्बिनी के शाक्य क्षत्रिय कुल के महात्मा बुद्ध थे, जो उस समय कौशल राजा के अंतर्गत लुम्बिनी में एक राजघराने से संबंध रखते थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे वह लुम्बिनी के शाक्य परिवार से थे, जो बज्जी के कुल 8 संघों में से नहीं था। मिथिला के विदेह था, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक थे, वैशाली के लिच्छवी थे, लेकिन लुम्बिनी के शाक्य नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें 4 के बारे में ही हमें अभी तक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये एक मिथिला के विदेह, एक कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, एक वैशाली के लिच्छवी, और चौथा है खुद वज्जी, ठीक है। खुद जो वज्जी था वो भी इसका एक संघ था। तो 4 के बारे में भी हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी और खुद वज्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मन सही नहीं है? हमें ये देखना है कि कौन सा सही नहीं। कौशला देवी कौशला की राजकुमारी थी, जी हाँ, कौशला देवी जो थी वो कौशला की राजकुमारी थी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। चलना देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही। चलना देवी जो थी लिच्छवी की राजकुमारी थी। क्षेमा जो मद्र की राजकुमारी थी, जो यानी कि आज के पंजाब वाले हिस्से, वहाँ की राजकुमारी थी, बिल्कुल। और आम्रपाली वैशाली की गणिका थी, बिल्कुल। यह चारों ही संयुग्मन मेल का आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलना से ही अजात शत्रु की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हर्यक वंश के शासकों का कौन सा क्रम सही है? हमें हर्यक वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसको आगे बढ़ाया था। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। उदय ने पाटलिग्राम को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम पाटलिपुत्र कर दिया। मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक अंतिम राजा था, ठीक है। उसके बाद बिंबिसार, अजातशत्रु, मुंडक और उदयन, अनिरुद्ध और नागदशक अंतिम राजा था। बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये नहीं कथन होगा क्यों नागदशक। बस हमें इन तीनों कथनों में से ही ढूंढना है, ठीक है। दूसरा कथन भी नहीं होगा क्योंकि अजातशत्रु के बाद उदयन आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें मुंडक और अनिरुद्ध में कंफ्यूजन है, तो चलिए देखते हैं। मुंडक, तो जो मुंडक था यह अनिरुद्ध के पहले शासक बना था, यानी कि पहले बिंबिसार, ठीक है, दूसरे पे अजातशत्रु, ठीक है, तीसरे पे उदयन, ठीक है, चौथे पे मुंडक, ठीक है, पांचवे पे अनिरुद्ध, ठीक है, और छठे पे नागदशक। आप इस क्रम को याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले पे बिंबिसार, दूसरे पे अजातशत्रु, तीसरे पे उदयन, ये तीनों क्रम सबको याद रहता है। उसके बाद मुंडक, उसके बाद नागदशक, उसके बाद सबसे लास्ट में मुंडक, उसके बाद अनिरुद्ध और उसके बाद नागदशक। नागदशक सबसे अंतिम है, ठीक है, बीच में अनिरुद्ध को डाल देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन को चुनें। सत्य कथन को चुनना है। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को पुनः अधिकार में ले लिया,
बिल्कुल सही। अजात शत्रु ने अपनी मंत्री वसाकार की मदद से अंग को मगध में मिला लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बिंबिसार ने जैन ग्रंथों के अनुसार 2 नए हथियार महाशिला कंटक और रत्नमुसल का प्रयोग किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अजात शत्रु ने अपने मंत्री वसाकार की मदद से अंग को मगध में मिला लिया। नहीं, अंग को नहीं बल्कि वज्जी को। अंग को ऑलरेडी बिंबिसार मिला चुका था। ठीक है, वज्जी संघ में वसाकार की मदद से सिंध लगाकर अजात शत्रु ने वज्जी को मगध में मिला लिया था। और मैं ये भी बताते चलूँ कि वज्जी को जीतने के लिए ही अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक छोटा सा ग्राम यानी कि पाटली ग्राम की स्थापना की थी, जो आज के समय में पटना के नाम से, दानापुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिंबिसार ने जैन ग्रंथों के अनुसार 2 नए हथियार महाशिलाकंटक और रत्नमुसल का प्रयोग किया था। नहीं, बिंबिसार ने नहीं किया था, बल्कि यह काम अजात शत्रु ने ही किया था। और किसके खिलाफ किया था? तो वज्जी के खिलाफ ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को पुनः अधिकार में ले लिया था। बिल्कुल ले लिया था। और क्यों पराजित किया था, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसका वैसे उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं। देखिए, जब बिंबिसार ये ठीक है, गंगा नदी मैंने बना दिया। यह था मगध साम्राज्य का क्षेत्र। ठीक है, इधर छोटा सा अंग था और ऊपर में वज्जी संघ था। यहाँ पे छोटा सा मल था और इसके बाद ये कौशल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, इसकी कुशीनगर गोल। अब क्या हुआ कि बिंबिसार ने सबके साथ संधि की, वह संधि विवाह के रूप में भी थी, दोस्ती के रूप में भी थी। इसने अवंती के साथ भी दोस्ती अपना के रखी। इसने शादी की बड़े बड़े दूरस्थ साम्राज्यों के राजकुमारियों से। अब हुआ क्या कि बिंबिसार जब तक था तब तक प्रसेनजीत की जो बहन थी कौशला, उनकी शादी हुई थी बिंबिसार से। अब बिंबिसार से शादी होने के बाद बिंबिसार की शादी दूसरी शादी हुई थी वज्जी संघ की जो राजकुमारी थी, उनका नाम था चेलना, उनसे। और जो अजात शत्रु था वो चेलना का ही पुत्र था। ठीक है, तो अजात शत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया था। कैद करने के वजह से बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। और बिंबिसार की मृत्यु होने के बाद रानी कौशला, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस कारण गुस्से में आकर प्रसेनजीत, जो कि काशी को दिया था बिंबिसार को दहेज के रूप में, उसको वो वापस ले लेता है। यह बात अजात शत्रु को पता चलती है और अजात शत्रु काशी को बचाने के लिए प्रसेनजीत पर आक्रमण करता है और प्रसेनजीत को हरा देता है, जिस कारण प्रसेनजीत को अपनी पुत्री की शादी अजात शत्रु से करनी पड़ती है और काशी को पुनः अजात शत्रु को देना पड़ जाता है। यह पूरी कहानी थी बिंबिसार, अजात शत्रु और प्रसेनजीत की। मैं आगे बताऊंगा कि प्रसेनजीत की वो लड़की कौन थी, क्योंकि यहाँ बता दूंगा तो फिर आगे क्वेश्चन आएगा, फिर वहाँ बता दूंगा मैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आई होप आप समझ गए होंगे उस चीज़ को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन को पहचाने। ठीक है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन को आपको चुनना है।
अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की जिसका कालांतर में पाटलिपुत्र नाम पड़ा। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, नहीं अजातशत्रु ने नहीं बल्कि उदयन ने की। ठीक है। उसके बाद उदयन हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नहीं नागदशक शासक था, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, असत्य पूछ रहे हैं। 2 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में विकल्प असत्य है। कौन सा विकल्प असत्य है देख लेते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली हस्तांतरित की। मैंने पहले बताया था कि शिशुनाग ने ऐसा काम किया था कि उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को ले गया था, क्योंकि बार बार मगध पर वज्जियों का आक्रमण हो रहा था। इस चीज़ से बचने के लिए शिशुनाग ने वज्जी के बीच में ही ले जाकर अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है। कालाशोक ने पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आया। जब कालाशोक शिशुनाग के बाद राजा बना, शासक बना, तो उसने पुनः अपनी राजधानी वैशाली से उठा के पाटलिपुत्र लेकर आया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कालाशोक ने अवंती को मगध में मिलाकर 100 वर्षों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म किया था। ठीक है। इस पर देखेंगे, विचार करेंगे। अगला प्रश्न, कालाशोक को पाटलिपुत्र में महापद्मनंद ने चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। तो ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है कि कालाशोक ने पाटलिपुत्र महापद्मनंद द्वारा चाकू से मारकर महापद्मनंद ने कालाशोक को मार के नंद वंश की स्थापना की थी। किसकी? तो नंद वंश की। ठीक है। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने कालाशोक को मार के पाटलिपुत्र में चाकू से। सी जो कथन था, सी जो विकल्प था कि कालाशोक ने अवंती को मगध मिलाकर 100 वर्षों चली आ रही दुश्मनी को खत्म किया था, नहीं। 100 वर्षों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म किया गया था, लेकिन कालाशोक ने नहीं किया था, बल्कि शिशुनाग ने किया था। इस बात को आप याद रखेंगे। शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग ने अवंती से चली आ रही 100 वर्षों की दुश्मनी को खत्म किया था, अवंती को मगध में मिलाकर। ठीक है। और बाकी ये सही है, ये गलत है। इस कारण से सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है। असत्य पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है। घनानंद के समय में सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था। घनानंद के समय में सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था। इसने अपने समय में मगध साम्राज्य का विस्तार कर दक्षिण में गोदावरी तक ले गया था। तो मैं बता दूं कि घनानंद के समय में ही सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था। यह इधर तो सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है। किस वाले? तो इस वाले क्षेत्र में उसने आक्रमण किया था, इस वाले क्षेत्र में। आप इस बात का ध्यान रहे। और फिर यहीं से वापस हो गया था। ठीक है। फिर इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर दोबारा आक्रमण किया भारत पे, और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य से हारा। हम मौर्य वंश में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं कि इसने अपने समय में मगध साम्राज्य का विस्तार कर दक्षिण में गोदावरी नदी तक ले गया था। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो महापद्मनंद था इसने अपने नदी से विस्तार दक्षिण में गोदावरी तक लेकर गया था। महापद्मनंद को अग्रसेन एकराट और अग्रमीज के नाम से जाना जाता है? नहीं, अग्रमीज के नाम से नहीं जाना जाता है। अग्रमीज नाम घनानंद का है, जो यूनानियों द्वारा दिया गया है। घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। अग्रसेन, एकराट, महाछत्रांटक ऐसे शब्दों से, ऐसे उपनामों से महापद्मनंद को जाना जाता है। तो असत्य चुनना है तो सी होगा। महापद्मनंद कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध में मिलाने वाला पहला शासक था। हाँ, महापद्मनंद जो है वह कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था, उसको मगध में मिला लिया था। घनानंद के समय, यहाँ पे जो मैं बी विकल्प देख रहा हूँ, यहाँ पे इसने की जगह पे महापद्मनंद ही होगा, क्योंकि पूरा कथन महापद्मनंद के बारे में ही है। ठीक है।
तो महापद्मनंद अपने समय मगध साम्राज्य का विस्तार करते समय बिल्कुल ले गया था। इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उड़ीसा, गोदावरी नदी, यहाँ तक पूरे क्षेत्र को उसने, अवंती को भी, इतने क्षेत्रों को अपने में मिला लिया था। ठीक है, आपने, क्योंकि इसमें कलिंग भी आ जाता है, इसमें गोदावरी नदी भी आ जाती है, गोदावरी नदी के उत्तरी इलाके को, फिर उसके बाद पूरा का पूरा पंचाल तक, पंजाब तक पूरा का पूरा क्षेत्र महापद्मनंद ने जीता था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपके 20 प्रश्न थे। तो आप सभी को यह प्रश्न कैसे लगे, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, इसके बारे में ही बताएंगे, अपना फीडबैक आप देंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, और थोड़ा टफ करने चाहिए, कुछ स्टैटिक पोर्शन इसमें ऐड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और क्या सुधार करनी चाहिए इसके बारे में भी अपना आप फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।